हेलो ऑल माय डियर फिजिक्स वॉरियर्स। तो आज मैं लेके आई हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स का वन शॉट रिवीजन, जिसमें कि सारे फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट जो हम रिवीजन करेंगे। यहाँ से पार्ट 2 शुरू होता है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कवर किए हैं, और आज के वीडियो में हम उसी फ्लो को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट रिलेटेड शॉर्टकट्स, ट्रिक्स आप कैसे लगा सकते हैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और क्विक रिवीजन होगा यहाँ पे, ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हो और आपका डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आप जंप कर सको। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें कि मैंने आपको वेक्टर्स, स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन और मैट्रिक्स, ये 3-4 चैप्टर मैंने उसमें डिस्कस किया है, तो इस वीडियो में हम लोग उससे आगे का टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, ये चार्ट तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग करेंगे फोरियर सीरीज से स्टार्ट। ओके, तो अपना पेन और नोटबुक लेके आप बैठ जाइए। जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है और जो फॉर्मूलाज आप भूल जा रहे हैं उसको भी आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 का जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, उसे आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने से पहले। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक है फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज क्या होता है? जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास कोई पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, मैं यहाँ पे बताती हूँ। जैसे कि कोई पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन में आपका होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2t इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 3t। ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाएगा। तो इसमें यहाँ पे t क्या है? t आपका है पीरियड ऑफ फंक्शन। उसी तरह जैसे कि ये मान लीजिए आपका ये साइनोसॉइडल वेव्स है, कोसाइन वेव है, ये आपका कोसाइन हो गया। ठीक है, इस तरह का वेव्स है, तो ये साइन और कोसाइन है। अगर नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन है, जैसे कि साइन नहीं है, कोसाइन नहीं है, तो कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है लेकिन वो नॉन साइनोसॉइडल है, तो उसको हम साइन और कोसाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। साइन और कोसाइन के फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं। साइन और कोसाइन फंक्शन आप ले लीजिए। ठीक है, मीन्स एवरी पीरियोडिक फंक्शन इज ए कॉम्पोजिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। तो ऐसे सीरीज जब हम बनाते हैं जिसमें कि नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन को हम लेते हैं साइन और कोसाइन फंक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं फोरियर सीरीज। ठीक है, अब चलिए इसका अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब फोरियर सीरीज का। सबसे पहले है आपका फोरियर सीरीज का ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे आई थिंक आपको विजिबल नहीं होगा, यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ। फोरियर सीरीज क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस दिस इज समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। ओके, ये n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी है। ये ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, तो इस टाइप का आपका फोरियर सीरीज होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको इंटरवल्स गिवन होगा तो आप कैसे करिएगा। देखिए यहाँ पे 1 नंबर में मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। सेकंड में मैंने लिखा है 0 से 2 पाई इंटरवल में होता है ए नॉट का वैल्यू, ए नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई। यहाँ पे ए नॉट जो है वो आपका रेफरेंस लेवल है। ठीक है, इतना मैं यहाँ पे समझा नहीं पाऊंगी, तो यहाँ पे मैं जब बता देती हूँ सिर्फ कि ए नॉट जो है वो रेफरेंस लेवल है, और जो आपका ए और बी जो है उसको हम फर्स्ट हार्मोनिक्स और सेकंड हार्मोनिक्स इस टाइप से कहते हैं। जैसे कि देखिए ये अगर आपका यहाँ पे है कुछ इस तरह से है, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, सेंट्रल फंडामेंटल मैक्सिमा हो गया। फिर ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक, उस टाइप से हम लेते हैं। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि काफी टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया जबकि आपका 0 से 2 पाई इंटरवल दिया गया होगा तब। उसके बाद माइनस पाई से पाई तक का इंटरवल दिया गया होगा, तो ए नॉट का वैल्यू हो जाएगा ए नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 अपॉन आई पाई 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन होता है। जैसे कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेते हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 0 टू इन्फिनिटी कर देते हैं, उसका लिमिट ये होता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गया।
ये वाला हो गया माइनस पाई टू पाई। उसी तरह माइनस एल टू एल इंटरवल में अगर होगा तो ए नॉट वी एन का वैल्यू ये वाला हो जाएगा। अगर आपका 0 से 2l इंटरवल में दिया गया है तो आपका ए नॉट ए एन बी एन का वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूलाज को आप याद रखिए, इसमें उतना समझाने की ज़रूरत आई डोंट थिंक की है। अब यहाँ पे ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये देखिए 1 नंबर में है 0 से 2 पाई अगर आपको इंटीग्रेशन दिया गया है, साइन एन एक्स और कॉस एम एक्स का इंटीग्रेशन है, एन और एम जो है आपस में इक्वल नहीं है तो वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद 0 से 2 पाई साइन एन एक्स साइन एम एक्स, दोनों ही साइन साइन है, एन एम आपस में इक्वल नहीं है तो ये होता है पाई डेल एम एन, जबकि m इज इक्वल टू एन है तो 1 हो जाएगा, m नॉट इज इक्वल टू 1 है, सॉरी m नॉट इज इक्वल टू n है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह तीसरा है, ये दोनों हो गया। तीसरा है आपका 0 से 2 पाई कॉस एन एक्स, ये होगा दिस इज एम एक्स, ओके, कॉस एम एक्स ये होगा पाई डेल एम एन। ओके, 4 नंबर क्या है, 4 नंबर है 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर एन एक्स का वैल्यू होगा पाई, 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर एन एक्स का वैल्यू होगा पाई। ठीक है, इस टाइप का चीजें आपको फोरियर सीरीज में यूज पढ़ने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिखा दी हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बॉक्स इसको बनाइए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह ये काम आने वाला है, जिसमें कि लिखा हुआ है साइन एन पाई जो है वो 0 होता है, साइन 2n पाई जो है वो भी 0 होता है, साइन एन पाई सॉरी कॉस एन पाई इज इक्वल टू -1 टू द पावर n होता है, और कॉस 2n पाई जो है वो 1 होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखनी है। ओके, ये हो गया आपका फोरियर सीरीज का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज होता है वो सारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन, तो इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे कि आप मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है, ये अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स जो है एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाता है तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑड फंक्शन। जैसे कि आप मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर आप माइनस एक्स पुट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा तो ये आपका इवन फंक्शन हो गया। इस तरह से आपको चेक करना है। ठीक है, तो फंक्शन आपको गिवन है, आपको चेक करना है इवन है कि ऑड है। उसके बाद आप जो है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन करिएगा तो वो कैसे होगा, देखिए इवन फंक्शन अगर आपको गिवन है सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू ऑड, साइन एक्स जो है वो ऑड फंक्शन होता है, तो साइन एक्स ऑड होता है तो ए नॉट और ए एन का वैल्यू हमें सिर्फ यहाँ पे मिलेगा। आप देखिए इसमें जो है यहाँ पे आपका साइन का टर्म आता है बी एन में, तो ये ऑड फंक्शन हो गया तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगा इवन फंक्शन के लिए। ठीक है, साइन यहाँ पे ऑड हो गया है। ठीक है, उसी तरह फिर ये जो एफ ऑफ एक्स है माइनस पाई से पाई तक का अगर रेंज आपको गिवन है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इवन के लिए और 0 होगा ऑड के लिए। तो ये मेन चीज आपको याद रखनी है कि बी एन का वैल्यू यहाँ पे 0 होता है इवन फंक्शन के लिए। ठीक है, ऑड फंक्शन के लिए देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ए नॉट का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0 और ए एन का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन नहीं होगा, ये भी ऑड फंक्शन नहीं होगा तो उस कारण ये जो है वो 0 हो जाएगा, और ये बी एन का वैल्यू आपको मिल जाएगा जो आप फाइंड करेंगे वो वाला। ओके, ये पॉइंट नहीं देखना है। ओके, तो ये हो गया आपका फूरियर सीरीज। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका जो भी फॉर्मूलाज है मैंने यहाँ पे लिखा दिया है, एक बार मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये एक बज गया फूरियर सीरीज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये भी देख लेते हैं ये हमारा क्या है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है फूरियर सीरीज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। सपोज ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल 0 से 2l में डिफाइंड है, तो ऐसे फंक्शन को एफ ऑफ एक्स के देखिए फूरियर सीरीज के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ये होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर आयोटा एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी माइनस एन ई टू द पावर माइनस आयोटा एन पाई एक्स अपॉन एल। ये आपका फोरियर सीरीज है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में।
अब यहाँ पे सी नॉट देखिए, सी नॉट का वैल्यू क्या होगा, ये सी नॉट का वैल्यू, सी एन का वैल्यू, सी माइनस एन का वैल्यू, जैसे कि आप यहाँ पे निकाल रहे थे, ये आपको फूरियर सीरीज गिवन था, ए नॉट हो गया, ए एन हो गया, बी एन हो गया, ये सारा वैल्यूज आप यहाँ पे फाइंड कर रहे थे। उसी तरह कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी आपको सी नॉट, सी एन और सी माइनस एन आपको यहाँ पे फाइंड करना है, जिसका कि फॉर्मूला है सी नॉट इज इक्वल टू 1/12 0 to 2l एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये सी नॉट का हो गया। सी एन इज इक्वल टू 1/12 0 से 2l एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस आयोटा एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, ये आपका सी एन वाला हो गया। सी एन माइनस एन इज इक्वल टू सी माइनस एन इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2l एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर आयोटा एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, ये आपका हो गया माइनस एन के लिए, ठीक है। फोरियर सीरीज यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ, सारा का सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है, ये देखिए, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमारा लैपलेस एंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लैपलेस और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो चलिए देखते हैं। तो इस पेज में हम लोग देखेंगे कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्यों करते हैं। देखिए, लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम लोग इसलिए करते हैं कि जैसे कि आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और डिफरेंशियल इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशन या फिर इनिशियल कंडीशन आपको नहीं दिया गया है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करिएगा। आप उसको सॉल्व कर सकते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म के मदद से, ठीक है। जैसे कि कोई स्टेप फंक्शन है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 आपको स्टेप फंक्शन दिया गया है, t इज इक्वल टू 0 स्टेप फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे में जो है वो क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी हो जाता है, लैपलेस में जो है ये चीज़ें सिंपल इजी बन जाता है। बस इसको समझाने के लिए मैं ये कर रही हूँ, बाकी आपको फॉर्मूलाज तो ये सब देखना ही है अच्छे से, ठीक है। तो ये जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को ही हम बोलते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि आपको एफ ऑफ टी दिया गया है और आप उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एल लिखिएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ एस लिखिएगा। एफ ऑफ एस का मतलब है कि इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी। इसको जूम कर देती हूँ तो आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो इस टाइप का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म है। अब इसका जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब आपको देखते जाना है। देखिए, अगर एफ ऑफ टी 1 है तो एफ ऑफ एस आपका 1/s हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये हो गया आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अब ये 1 जो है, अगर एफ ऑफ टी आपका 1 है, यहाँ पे आपको 1 पुट करना है, ये एफ ऑफ टी जो है यहाँ पे 1 पुट करिएगा तो आपको एफ ऑफ एस का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1/s। उसके बाद टी पुट करिएगा तो मिलेगा 1/s स्क्वायर, टी टू द पावर n पुट करिएगा आपको मिलेगा n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1, ई टू द पावर ए टी पुट करिएगा आपको मिलेगा 1/s माइनस ए, ई टू द पावर माइनस ए टी पुट करिएगा 1 अपॉन s प्लस ए। इस टाइप से देखिए ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखनी है लैपलेस ट्रांसफॉर्म का। cos 80 साइन हाइपरबोलिक 80 cos हाइपरबोलिक 80, और ये हो गया आपका डेल्टा फंक्शन, दिस इज डिराक डेल्टा। डेल टी माइनस ए का वैल्यू हो जाता है, अगर एफ ऑफ टी आपका डेल टी माइनस ए गिवन है तो इसका वैल्यू होगा ई टू द पावर माइनस ए एस। उसी तरह यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी दिस इज यूनिट स्टेप फंक्शन अगर आपको गिवन है तो यू टी माइनस ए इज इक्वल टू ई, तो ये आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फर्स्ट नंबर पे आता है कि ये लीनियर प्रॉपर्टी है। ये हो गया L a1f1t प्लस a2f2t इज इक्वल टू a1f1s प्लस a2f2s, ये प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा क्या है, स्केल चेंज प्रॉपर्टी। अगर आपका फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो वो नीचे आ जाएगा और f ऑफ s बाई a आपको पुट कर देना, ये आपका स्केल चेंज प्रॉपर्टी हो गया। उसी तरह देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, तो e टू द पावर at f ऑफ t है तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा f ऑफ s माइनस a, और अगर e टू द पावर माइनस at है तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा f ऑफ s प्लस a। उसी तरह अगला देखिए, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव होगा तो उसको हम लिखेंगे s f ऑफ s माइनस f ऑफ 0। उसी तरह सेकंड डेरिवेटिव होगा तो हम लिखेंगे s स्क्वायर f ऑफ s माइनस s f ऑफ 0 माइनस f प्राइम 0। और अगर n पावर है, यहाँ पे देखिए n डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा s
एस टू द पावर एन एफ ऑफ एस माइनस एस टू द पावर एन माइनस वन एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एस टू द पावर एन माइनस टू एफ ऑफ ज़ीरो, इस तरह का चलते जाएगा आगे, ठीक है। उसी तरह अगर आपका फंक्शन के साथ टी टू द पावर एन मल्टीप्लाइड में है तो ये हो जाएगा माइनस वन टू द पावर एन डी एन एफ ऑफ एस अपॉन डी एस टू द पावर एन। उसी तरह फिर आपका इंटीग्रेशन गिवन है जिसका आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम लिखेंगे जीरो से टी एफ ऑफ टी डी टी, तो उसका होगा एफ ऑफ एस अपॉन एस। अब देखिए ये आपका अगर फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए, यहाँ पे यू जो है वो आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है, यहाँ पे u जो है वो यूनिट स्टेप फंक्शन है। इसके बारे में भी मैं बता देती हूँ कि जो आपका यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, ठीक है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, u ऑफ t माइनस ए इज इक्वल टू वन, t इज ग्रेटर देन a, या फिर जीरो आप कर सकते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा जीरो, t इज लेस देन a। तो इसका कैसे होता है डायग्राम, देखिए कुछ इस तरह से होगा। ये आपका स्टेप फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शन है जिसकी वैल्यू वन है, यहाँ पे ये टच होगा, ठीक है, u ऑफ t माइनस ए। सो ये आपका a वैल्यू है, ये x डायरेक्शन में, ये आपका यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया। उसी तरह डिराक डेल्टा भी देखिए, डिराक डेल्टा क्या होगा, डिराक डेल्टा फंक्शन ये हो जाएगा डेल टी इज इक्वल टू इंफिनिटी एट t इज इक्वल टू जीरो एंड जीरो अदरवाइज। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल टी माइनस ए कर दीजिए यहाँ पे, डेल टी माइनस ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है जीरो से, तो ये हो गया इन्फिनिटी जीरो एट टी इज इक्वल टू ए एंड अदरवाइज, ये हो गया। अब इसका कैसे हम लिखते हैं, ये देखिए इसका डायग्राम क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा ये, ओके। ये तो आपका x इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे a मान लेते हैं, तो ये फंक्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा a पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये डायग्राम तो बहुत ही वाहियात बना है। ये आपका यहाँ पे a हो जाएगा, ये इनफाइनाइट जा रहा है, ये जो है डेल t माइनस ए ये आपका इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोनों फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैं बता रही थी एफ ऑफ टी माइनस है, ये कोई भी फंक्शन है और ये जो है आपका यूनिट फंक्शन है। तो ऐसे में जब हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो होगा ई टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, और अगर जी ऑफ टी कोई फंक्शन है उसका अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो वो हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, वेयर जी ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड जीरो एट टी लेस देन ए, ओके। 10 नंबर है आपका, अगर t से डिवाइड किया गया है फंक्शन को तो ऐसे फंक्शन में s से इंफिनिटी तक उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जब हम करेंगे तो s से इंफिनिटी लेंगे, f ऑफ s ds हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको पीरियोडिक फंक्शन गिवन है तो l इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो टू टू ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी अपॉन वन माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी। इसमें यहाँ पे एक समझने वाला पॉइंट भी है कि यहाँ पे आपका ये जो एफ ऑफ टी है वो आपका, ये मैं कह सकती हूँ इसको यहाँ पे भी लिख देती हूँ, here f of t is periodic function, f of x is equal to f of x plus t is equal to f of x plus 2t डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस टाइप का अगर फंक्शन आपको गिवन है तो आप उसका अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह से करिएगा, ओके। यहाँ पे मैं इस फंक्शन के बारे में भी बता देती हूँ, देखिए g ऑफ t क्या है, यहाँ पे g ऑफ t इज इक्वल टू हेविसाइड फंक्शन, ये आपका हेविसाइड फंक्शन है। इसमें क्या होता है चीजें वो भी अब आप देखिए, है g ऑफ t इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए, इस फॉर्म में अगर आपको गिवन है t ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए में, और यहाँ पे आपको जीरो गिवन है t लेस देन ए में, तो ऐसे फंक्शन को आप बोलिएगा हेविसाइड फंक्शन। तो हेविसाइड फंक्शन का अगर आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करिएगा तो आपको मिलेगा ई टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, ये हो गया आपका प्रॉपर्टी।
ओके, ये देखिए। अब यहाँ पे इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म का मैंने सारा फॉर्मूलाज लिख दिया है, देखिए। आई होप आपको विजिबल होगा। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देखिए इधर से ले लीजिए। हाँ, ये देखिए, ये आपका सारा हो गया इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म का इक्वेशंस। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या था, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला अब हम देखेंगे। इसमें देखिए स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अगर हम करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से होगा। चलो भाई, हाँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन हो रहा है, एक्स टू द पावर एम ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स टू द पावर एन डी एक्स। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको कहीं पे गिवन है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एम ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स टू द पावर एन इफ इवन। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, तो अगर इस टाइप का ये जो है अगर इवन फंक्शन होगा तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ये ऑड होगा तो ये आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके, उसी तरह देखिए गामा का फंक्शन अगर आपको गिवन है n+1 तो उसमें क्या होता है, n फैक्टोरियल के इक्वल हो जाता है। गामा n दिया हुआ है तो वो n-1 फैक्टोरियल के इक्वल हो जाता है। 1/2 है तो रूट पाई के इक्वल हो जाता है। गामा 3/2 है तो 1/2 इंटू गामा 1/2 के इक्वल हो जाता है, और ये आपका किसके इक्वल है, पाई, रूट पाई के इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए n जो है वो अगर गामा n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो n+1 के इक्वल आ जाएगा। जैसे कि 1/2 प्लस 1 है तो ये 1/2 गामा 1/2 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अब देखिए कुछ ऐसा इंटीग्रेशन है जो कि आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी साइन टी डी टी अपॉन टी। इस टाइप का अगर आपको इंटीग्रेशन दिया गया है तो आप यहाँ पे मान सकते हैं यहाँ पे e टू द पावर 0 है। e टू द पावर 0 क्या होता है, 1। ये आपको डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका फॉर्मूला था लैपलेस ट्रांसफॉर्म का वो क्या था, L ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी। यहाँ पे s का वैल्यू आप क्या रख रहे हैं, 0। यहाँ पे s का वैल्यू आप क्या रख रहे हैं, 0। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म करिए, उसके बाद s इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिएगा तो आपको इसका इंटीग्रेशन जो है वो लैपलेस ट्रांसफॉर्म से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए दूसरे नंबर में अगर आपको 0 टू इन्फिनिटी लिमिट दिया गया है और t ई टू द पावर बी टी साइन टी डी टी ये इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप जैसे कि जानते हैं ई टू द पावर बी टी साइन टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म वो करिए। यहाँ पे देखिए मैंने t साइन t का पहले किया है 1 अपॉन साइन टी का हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 1। टी साइन टी हो गया माइनस डी एस डी अपॉन डी एस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये आपका हो गया। अगर टी टू द पावर एन से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस टाइप का लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एस इज इक्वल टू 3 पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ई टू द पावर बी टी यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए -3t है तो यहाँ पे s का वैल्यू t होगा। आपको यहाँ पे s का वैल्यू 3 पुट करना है तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इस टाइप से भी आप इक्वेशंस को या फिर इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तो मेन चीज है हमारा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लैपलेस ट्रांसफॉर्म से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये इक्वेशन गिवन है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी टी प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी टी यहाँ पे आपको L लगा देना है, सबका लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना है, इज इक्वल टू 0। देखिए अब इसके बदले आप लिख सकते हैं f प्राइम t, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये आपका है y, ये इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो ये हो जाएगा s y ऑफ s माइनस y ऑफ 0 प्लस a y ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया, देखिए यहाँ पे जो आप फर्स्ट डेरिवेटिव करिएगा ये कुछ इसके इक्वल आता है। तो यहाँ पे आपको इसको रखना है, फिर y ऑफ s इज इक्वल टू ये करना है, उसके बाद देन टेकिंग इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म करिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैंने बस समझाने के लिए कराया है। तो ये वाला वीडियो में भी मैं उतना ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से आप देखिए आप कर सकते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म वाला
जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम देखेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये देखिए ऊपर नीचे कर देती हूँ मैं। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग क्यों करते हैं, सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन दिया गया है, जैसे कि हीट इक्वेशन है, ठीक है, या फिर वेव इक्वेशन है, तो ये दोनों इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्पेस में, जैसे कि एक्स वाई जेड में होगा, एक्स वाई जेड में होगा, स्पेस फॉर्म में होगा या फिर टाइम फॉर्म में होगा, उसको अगर आप फ्रीक्वेंसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो ये इक्वेशन सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा छोड़िए, ये तो थोड़ा हार्ड हो गया ये चीज़, लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ। जैसे कि कोई पार्टिकल का मोशन हो रहा है, ये आपका पार्टिकल है, उसका मोशन हो रहा है, तो आप इसको अपने स्पेस में दिखा सकते हो एक्स वाई जेड, कैसे किस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पे आप ड्रॉ करिए इसको, ठीक है। ये हो गया एक्स वाई जेड, आप दिखा सकते हैं इसको स्पेस फॉर्म में। तो अगर आप इसको मोमेंटम स्पेस में दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, उसके लिए आप फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ वी नो द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन पोजिशन स्पेस देन वी कैन डिस्क्राइब इट इन मोमेंटम स्पेस यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसमें कि पोजिशन स्पेस में पार्टिकल का मोशन डिफाइन किया गया है, तो अगर हम उसको मोमेंटम स्पेस में फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी कि पी एक्स पी वाई पी जेड वाले जो स्पेस है, मोमेंटम की जो गति होता है पार्टिकल का, उस स्पेस में अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे आप जब रेसिप्रोकल लैटिस पढ़िएगा तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का कितना यूज पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है फोरियर ट्रांसफॉर्म का वो ये होगा, देखिए एफ ऑफ एक्स, this is f of Fourier transform of f of x is equal to 1 upon root 2 pi minus infinity to plus infinity f of x e to the power iota kx dx। ये होता है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो f ऑफ k इन 1D देखिए कैसे हो जाएगा, f ऑफ x e to the power iota kx dx। हाँ हाँ, ये ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप देखिए 3D में अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो होगा 1/2 पाई 3/2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ आर ई टू द पावर आयोटा के डॉट आर डी टाउ। ये आपका हो गया 3D में। फोरियर यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म वी कैन सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म से हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। यूजिंग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, एफ इनवर्स एफ ऑफ के इज इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ के ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स। ये आ गया आपका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आपको इस फॉर्म में दिया गया है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस अल्फा वाई स्क्वायर ई टू द पावर बीटा वाई डी वाई इज इक्वल टू, तो ये इक्वल हो जाएगा पाई अपॉन अल्फा ई टू द पावर बीटा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए व्हेन एक्स इज लेस देन ए और 0 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो कुछ इस तरह का अगर आपको फंक्शन गिवन है और आपको बोल रहा है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म करके दिखाइए, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए माइनस ए से ए तक आपका ए डिफाइंड है पोजिशन स्पेस में, और मोमेंटम स्पेस में आपका डेल्टा के डिफाइंड होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। इसको आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है, उसके बाद आपको फाइंड करना है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकल के आ रहा है। उसी तरह देखिए अगर आप डिराक डेल्टा फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, विच इज इन मोमेंटम स्पेस। उसके बाद देखिए अगला है आपका, ये अगर आपका गॉसियन वेव फंक्शन, यानी कि वेव फंक्शन तो आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़िएगा, गॉसियन फंक्शन आप कह सकते हैं। गॉसियन फंक्शन अगर आपको यहाँ पे दिया गया है तो उसका अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करिएगा तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। दोनों सेम ही होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करने में वो अलग नहीं होता है। उसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा एफ ऑफ के इज इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर आयोटा के एक्स डी एक्स। अगर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अगर हम करना चाह रहे हैं तो वो होगा √2/पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस के एक्स डी एक्स। उसके बाद फोरियर कोसाइन साइन ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं तो वो होगा
√2/पाई 0 to infinity f of x sin kx dx। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूलाज ही बता रही हूँ क्योंकि बाकी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा, वैसे ही वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। अभी कॉम्प्लेक्स भी बचा हुआ है, तो ये सब आप जल्दी जल्दी नोट करते जाइए। तो अगर आप डेल एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म करिएगा तो वो आपको मिलेगा 1, दिस इज डिराक डेल्टा। उसके बाद आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करिएगा तो आपको मिलेगा माइनस आयोटा के। उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव करिएगा तो आपको मिलेगा माइनस आयोटा के का स्क्वायर। ठीक है, नोट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपको लिखा दिया। अब चलिए इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टीज है f ऑफ a1 f1x प्लस a2 f2x इज इक्वल टू, लीनियर प्रॉपर्टी होता है ये। फोरियर ट्रांसफॉर्म आप करिएगा तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म मिलेगा। ये आपका स्केल चेंज प्रॉपर्टी हो गया, ये आपका शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको पुट करते जाना है। सारे के सारे फॉर्मूलाज है, उतना कुछ समझाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये आपका अगर cos ax f of x से मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये फॉर्मूला होगा, sin ax मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्मूला होगा, x टू द पावर n मल्टीप्लाइड होगा तो ये होगा, और f ऑफ n यानी कि आपका n डेरिवेटिव होगा तो आपका ये फॉर्मूला होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, ये 8 नंबर जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अगर आपका इंटीग्रेशन बोल रहा है a से x तक तो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरह से होगा। ओके, उसके बाद पार्सेवल्स आइडेंटिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ x g ऑफ x dx का इंटीग्रेशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f कॉन्जुगेट ऑफ k g k d k। ये आपका हो गया। उसके बाद फिर आप मोड स्क्वायर करिएगा तो ये भी f ऑफ k मोड स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये है आपका पार्सेवल्स आइडेंटिटी। अब देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन सा आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट लग रहा है वो आप देख लीजिए यहाँ पे। आई होप ये वाला क्लियर होगा, ये वाला। ठीक है, सो ये हो गया। अब अगला क्या है? तो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपको हर एक एग्जाम में, चाहे वो गेट हो, नेट हो, कोई भी एग्जाम होगा, जेस्ट होगा, TIFR होगा, उसमें आपको कॉम्प्लेक्स से एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसको अच्छे से समझना है क्योंकि बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये आपका है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वेयर आयोटा जो क्या रिप्रेजेंट करता है? मोशन। मोशन बाद फिर आपका इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस क्या क्या होता है? देखिए ये y जो है वो आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है और ये आपका रियल एक्सिस है। थीटा एंगल बनाएगा अगर ये पूरा राउंड लेगा तो ये होगा r साइन थीटा, ये होगा r कॉस थीटा, ये वाला r कॉस थीटा, ये वाला r साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। जेड को आर के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहेंगे तो वो होगा z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा वेयर r इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब आपको नोट डाउन करते जाना है। यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर z का मोड स्क्वायर करते हैं तो किसके इक्वल होता है? z बार इंटू z बार का वैल्यू होता है प्लस आयोटा जो है वो माइनस आयोटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल देखिए यहाँ पे ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन क्या होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में? मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर, इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल एट ऑरिजिन। यहाँ पे देखिए मैं इसको करा रही हूँ कैसे ऑरिजिन पे है। यहाँ पे जैसे कि ये है आपका, ये इमेजिनरी एक्सिस है, रियल एक्सिस है, तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे सर्कल है और इसका जो सर्कल का ओरिजिन है, सॉरी सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। ठीक है, ये हो गया, इसका इक्वेशन होगा z इज इक्वल टू, दूसरा क्या है? दूसरा है मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू आर, इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर एट ए। तो ये सर्कल जो है उसका सेंटर कहाँ है? ये देखिए, ये इमेजिनरी हो गया, ये रियल हो गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे होगा सेंटर, ये ए मान लेते हैं इसको, तो ये ए है, तो आपका सर्कल कुछ इस तरह से होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ओके,
तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। रियल यहाँ पे दो नोट पॉइंट है जिसमें कि रियल पार्ट x इक्वल टू जेड प्लस जेड बार अपॉन टू, इमेजनरी पार्ट होता है y इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बार अपॉन टू आयोटा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चलिए ये हो गया, बेसिक चीजें हो गई। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डी मोविस थ्योरम को, जिसमें कि cos प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आपका डी मोविस थ्योरम है। अब सीरीज एक्सपेंशन अगर हम करना चाहते हैं, जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये, यहाँ पे इसको लिख देती हूँ मैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें देखिए मैंने एक ट्रिक बनाया है इसको याद रखने के लिए। आपको अगर वो ट्रिक ठीक लग रही है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद से भी अपना ट्रिक जो है वो बना सकते हैं याद करने के लिए। जैसे कि देखिए आपको कुछ इस टाइप का अगर फॉर्म गिवन है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ पहले, ये देखिए जैसे कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n आपको दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए x के सामने भी प्लस साइन है और n के सामने भी प्लस साइन है, तो यहाँ पे प्लस प्लस साइन है। तो प्लस प्लस साइन क्या होता है, प्लस। प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 प्लस एक्स टू द पावर प्लस n। इसमें जो है ये जितना फॉर्मूलाज है, ये जितना भी बीच का जो साइन होगा वो प्लस होगा। जैसे कि यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन। तो अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे माइनस वन होगा, प्लस n है तो यहाँ पे माइनस वन होगा। यहाँ पे सिर्फ चेंजेस करना है, बाकी आपको देखना है कि कौन सा आपका प्लस माइनस में जा रहा है। ये 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका। ठीक है, उसी तरह दूसरा फॉर्मूला जो है देखिए 1 प्लस एक्स माइनस एन आ गया, तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस यहाँ पे है तो माइनस प्लस माइनस प्लस आपको लेना है। ये जस्ट मैंने याद रखने के लिए ये आपको यहाँ पे लिख दिया है रेड पेन से। तो आई होप ये आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अगर आपको यहाँ पे दिक्कत होगा समझने में कहीं पे भी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस एन है तो यहाँ पे एन प्लस वन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस आ जाएगा। ये देखिए, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ आपको एक्सपेंशन याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि e टू द पावर x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। e टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस के बदले यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस साइन आएगा। ओके, कॉस एक्स का कितना होता है, cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। इवन फंक्शन है तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस आएगा। अब यहाँ पे साइन x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज लिख दिया है कि cos जो है वो इवन फंक्शन होता है तो यहाँ पे इवन पावर होगा, और साइन जो है वो ऑड फंक्शन होता है तो यहाँ पे ऑड पावर्स होगा। ये बस याद रखने के लिए मैंने इसे किया था। उसके बाद cos हाइपरबोलिक में क्या होगा, माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। उसी तरह साइन हाइपरबोलिक में जो माइनस आपका यहाँ पे था वो प्लस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। उसी तरह log 1 माइनस एक्स का कुछ ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सारा एक्सपेंशन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग tan x भी देखेंगे। tan x आई होप होगा यहाँ पे, अगर नहीं होगा तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा tan x का, यहाँ पे tan x नहीं है। ठीक है, तो ये जो नोट पॉइंट है इसको अभी रहने दीजिए, इसको हम लोग बाद में फिर देखेंगे। यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ नहीं है, इसको नहीं देखना है। तो ये पेज में क्या क्या था, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, डी मोविस थ्योरम, और आपका कुछ एक्सपेंशन जो कि बाइनोमियल एक्सपेंशन है। ठीक है, ये चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब चलिए दूसरा देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, रिलेशंस है, वो देखते हैं। e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये तो आपको पता चल गया ये होता है। लेकिन अगर माइनस आयोटा थीटा है तो वो कैसे होगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन थीटा और कॉस थीटा का, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये दोनों जो फॉर्मूला है साइन थीटा कॉस थीटा का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा, ये साइन थीटा का वैल्यू होगा। कॉस थीटा का होगा इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, ये आपका वैल्यू हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा का। उसी तरह हाइपरबोलिक होगा अगर, तो हाइपरबोलिक में यहाँ पे जो आपका साइन है वो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे साइन का माइनस, हाँ ये ठीक है, यहाँ पे से आयोटा हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आयोटा था कॉस थीटा वाले फॉर्मूला में, तो हाइपरबोलिक अगर हम लेंगे तो वो आयोटा यहाँ पे हट जाएगा। यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी प्लस होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया ई एक्स वाले फॉर्मूला में कॉस जो है वो नेगेटिव नहीं है, कॉस नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे बीच में आप देखिएगा यहाँ पे हमेशा प्लस मिलेगा आपको, तो ये बस एक मैंने याद रखने के लिए इसको यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद वाला फॉर्मूला क्या है, कॉस हाइपरबोलिक आयोटा थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइन हाइपरबोलिक आयोटा थीटा इज इक्वल टू आयोटा साइन थीटा, कॉस आयोटा साइन आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और साइन आयोटा थीटा इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये आपका फॉर्मूलाज हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको अगर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड गिवन है, जेड जो है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो आप उसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, कैसे हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस आयोटा वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन आयोटा वाई। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ इस तरह का आपको अगर क्वेश्चन गिवन होगा तो, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए देखते हैं इसका, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। देखिए ये उसी पेज में है, ये इग्नोर करिए, ये वाला इग्नोर करिए, ये नहीं है, ये पिछले पेज में था। ये जो है फॉर्मूला ब्लू में जो लिखा हुआ है उसको आप नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने tan का लिख दिया है, tan का शायद यहाँ पे मैंने एक्सपेंशन लिख दिया है। tan x इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2/15 एक्स टू द पावर 5, इस टाइप का एक्सपेंशन होता है tan x का। cot x का ऐसे होता है। अब यहाँ पे मैंने पोल्स लिख तो दिया है, लेकिन अब पोल्स क्या होता है वो अब हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे इसको रहने देते हैं स्टार बना के। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, दिस इज जेड इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3, इसका क्यूब रूट कितना होगा, रूट इज इक्वल टू 1, एक रूट होगा, दूसरा होगा -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, और तीसरा होगा -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। ये आपका रूट्स होगा यूनिटी का। प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो और दूसरा होता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आता है हमारा मेन टॉपिक, जो कि आपको क्वेश्चंस देखा जाता होगा एग्जाम्स में, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एनालिटिक फंक्शन। कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन में कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब कहते हैं, जब वो फंक्शन हर पॉइंट के आसपास डिफरेंशिएट हो सके और उसका डेरिवेटिव जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर वो कह सकते हैं कि पावर सीरीज और टेलर सीरीज के फॉर्म में लिखा जा सकता है। पावर सीरीज और टेलर सीरीज क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। यानी कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन बनाने के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को जो है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट नेबरहुड। जैसे कि यहाँ पे देखिए z इज इक्वल टू जेड नॉट, ये अगर पॉइंट हम ले रहे हैं तो इस पॉइंट पे भी वो नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि वो एनालिटिक फंक्शन है अगर वो सिंगल वैल्यूड है और डिफरेंशिएबल है एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन डी। कोई भी डोमेन अगर हम मान लेते हैं डी, तो उस डोमेन में वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। उसके बाद ये जो है कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन कैसे होगा, इसका कुछ कंडीशन है। सो सी आर इक्वेशन यहाँ पे देखिए, एफ ऑफ जेड अगर आपको दिया गया है यू और वी के फॉर्म में, यू और वी के फॉर्म में आप उसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ दिस इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। तो वी आपका इमेजिनरी पार्ट है और यू आपका रियल पार्ट है। कोई भी इक्वेशन आपको गिवन होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो आपको इसी फॉर्म में गिवन होगा, एक आपका इमेजिनरी पार्ट होगा और दूसरा आपका रियल पार्ट होगा।
तो इसका कुछ सफिशिएंट कंडीशन होता है जिसको कि हम लोग CR इक्वेशन कहते हैं, नेसेसरी कंडीशन भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें कि ये जो रियल पार्ट है उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं इज इक्वल टू v का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जब करते हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। उसी तरह u का y में करेंगे और v का x में करेंगे तो ये माइनस के इक्वल आना चाहिए। अगर ये ऐसा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो आपका एनालिटिक फंक्शन है। अगर आपको पोलर फॉर्म में दिया गया है तो पोलर फॉर्म में होगा डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। तो ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो हो रहा है, जैसे कि कार्टेशियन में दिया गया है तो ये वाला, और पोलर फॉर्म में दिया गया है तो ये वाला, दोनों में से कोई एक कंडीशन आप अप्लाई करिएगा। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, ये सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि जो आपका गिवन फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, वो आपका एनालिटिक है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से, वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो आप बता सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा, देख के बता दोगे कि एनालिटिक है या नहीं। यहाँ पे आप कैसे समझोगे कोई भी फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं, ये CR इक्वेशन तो एक नेसेसरी कंडीशन फॉलो करना ही है। अगर आपको यहाँ पे देखिए इस टाइप में अगर आपको दिया इफ देयर इज z बार देन नॉट एनालिटिक, z बार आप कहीं पे देख लीजिएगा, जैसे कि x माइनस आयोटा y होता है z बार का वैल्यू, तो इस तरह का अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो आप कह सकते हैं कि वो एनालिटिक नहीं है, z बार जो है वो नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज फ्रैक्शनल पावर, z पे कोई फ्रैक्शनल पावर है जैसे कि 1/2 हो गया, z टू द पावर 5/2 हो गया, इस तरह का आपको फ्रैक्शनल पावर गिवन है तो भी आप कहिएगा कि वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ओके, तो अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है जैसे कि f ऑफ z इज इक्वल टू 2x प्लस आयोटा वाई, देन उसको आपको कन्वर्ट करना है z के फॉर्म में, z के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद देखना है कि आपका z बार आ रहा है कि नहीं, z बार अगर आ रहा है तो आप कहिएगा कि वो एनालिटिक नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए f ऑफ z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ये आपका एनालिटिक होगा। ओके, उसके बाद ये देखिए मॉड स्क्वायर में क्या होता है, z बार इंटू z, तो z बार आ गया तो z बार में नॉट एनालिटिक। ओके, यहाँ पे देखिए इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे x और y का वैल्यू मैंने लिखा है, पिछले भी स्लाइड में मैंने आपको बताया x और y का वैल्यू, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और वहां से भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको आप याद रखिए, नोट करने की उतनी जरूरत नहीं है। नोट आपको ये वाला करना है, कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन, ये वाला आप नोट डाउन करिए। ओके, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एंटायर फंक्शन। इफ f ऑफ z इज कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन देन f ऑफ z इज इक्वल टू u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई। तो u जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, यहाँ पे v भी एक्स वाई का फंक्शन है। केस वन आपका यहाँ पे क्या है, देखिए केस वन है यहाँ पे, इफ u इज गिवन, अगर आपको u दिया गया, ये वैल्यू दिया गया, ये वैल्यू आपको नहीं दिया गया है और आपको कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन निकालना है, तो आप कैसे करिएगा, देखिए v इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स डी वाई प्लस सी। तो आप u गिवन है तो v निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। उसी तरह आपको v गिवन है तो u निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। तो आप दोनों को ऐड करके लिखिएगा तो आपको कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद केस 3 में देखिए, अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया गया है, यहाँ पे देखिए f ऑफ z इज इक्वल टू यू आर थीटा का फंक्शन होगा प्लस आयोटा वी आर थीटा, वी भी आर थीटा का फंक्शन होगा। तो u अगर दिया गया है तो v निकालने का ये फॉर्मूला है और v दिया गया है तो u निकालने का ये फॉर्मूला है। ओके, ये वाला मेथड हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं, हार्मोनिक फंक्शन। इफ f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v इज कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन, अगर ये f ऑफ z जो है वो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है तो क्या होगा, डेल u अपॉन डेल r इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर v अपॉन डेल x इंटू डेल y, डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x, ये आपका CR इक्वेशन होगा, आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। तो डेल स्क्वायर u और डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर को प्लस करिएगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे केस में हम इसे कहते हैं कि ये आपका हार्मोनिक फंक्शन है। ये
अगर सिचुएशन आपका सेटिस्फाई होता है तो हम इसे कहते हैं कि ये हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, ऐसा आपको चीजें एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो ये भी आपका u है और ये भी u है। उसी तरह फिर आप v के लिए भी निकालना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी आपका हार्मोनिक फंक्शन होगा v के लिए। ये आपका हो गया u के लिए। तो इसको लैप्लेस इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू 0 and del square v is equal to 0. So phi is equal to phi plus iota y. Phi is the velocity potential and y is the steam function. ये y नहीं होगा, ये psi होगा। ठीक है, phi plus iota psi, ये आपका वेलोसिटी पोटेंशियल है, ये आपका स्टीम पोटेंशियल है, ये आपका लैप्लेस इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मिलने थॉम्सन मेथड क्या होता है। इसमें देखिए, अगर आपको f ऑफ z इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा यू एक्स वाई गिवन है, तो आपको u अगर दिया गया है तो आप f ऑफ z डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए u आपको दिया गया था तो आप v निकाल सकते थे। अगर आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन निकालने के लिए बोला गया क्वेश्चन में तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है phi1 phi2, यहाँ पे क्या वैल्यू है, phi1 is equal to del u upon del x, phi2 is equal to del u upon del y, psi1 is equal to del u upon del x, psi2 is equal to del u upon del y। देखिए ये सारे चीजें मैंने यहाँ पे लिख दिया है। v गिवन है तो आपको एफ एफ जेड निकालना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। उसी तरह इफ v इज इक्वल टू यू प्लस वी गिवन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, विच इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/1 प्लस आयोटा एफ ऑफ जेड। ठीक है, ये आपका एफ ऑफ जेड हो गया। उसी तरह v इज इक्वल टू यू माइनस वी दिया गया है तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/1 प्लस आयोटा एफ ऑफ जेड, ये आपका एफ ऑफ जेड का वैल्यू हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एक मिनट, हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये नीचे का हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि सीरीज हो गया, टेलर सीरीज, पावर सीरीज, लॉरेंट सीरीज। यहाँ पे मैंने बस शॉर्ट चीज़ें लिखी है ताकि आपको अच्छे से रिकैप हो जाए। टेलर सीरीज में क्या होता है, इफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द सर्कल जेड माइनस ए इक्वल टू आर कॉन्टूर, देन टेलर एक्सपेंशन अबाउट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट सॉरी, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एफ ऑफ जेड माइनस जेड नॉट एफ प्राइम जेड नॉट। यहाँ पे ये जो है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, प्लस जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव है। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है सर्कल में डिफाइंड है और वो आपका एनालिटिक है, ठीक है, आपको उसी डोमेन में डिफाइन किया गया है, तो हम उसका टेलर एक्सपेंशन कर सकते हैं कुछ इस फॉर्म में। जैसे कि आपको जेड नॉट का वैल्यू दिया गया है, जेड नॉट इज इक्वल टू, जैसे आपको जेड इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ये जेड नॉट का वैल्यू हो गया। आपको उसी तरह से फाइंड करते जाना है यहाँ पे और टेलर एक्सपेंशन यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह देखिए पावर सीरीज में क्या होता है, एवरी एनालिटिक फंक्शन कैन बी एक्सपेंडेड यूजिंग पावर सीरीज। तो इस तरह से आप पावर सीरीज का यूज करके भी उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, जिसमें कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, a का वैल्यू आपको करना है an+1 और उसके डिवाइड में an करना है, जिसका कि मॉड करिएगा आप। ठीक है, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an टू द पावर 1/n हो जाएगा, where r is the radius of the convergence and z minus z naught is less than r is the region of convergence। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए लॉरेंट सीरीज है, इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन कॉन्टूर। जैसे कि इस लाइन का क्या मतलब है, एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन कॉन्टूर, ये जो आपका लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन पे भी आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो एनालिटिक है और इसके अंदर भी जो है वो भी आपका फंक्शन एनालिटिक है। तो ऐसे फंक्शन का भी आप लॉरेंट सीरीज कर सकते हैं। देखिए इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन कॉन्टूर देन इट कैन बी एक्सपेंडेड यूजिंग टेलर सीरीज एंड पावर सीरीज, बट इफ देयर आर सम पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक, मतलब
ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पे कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है, देन वी कैन एक्सपेंड इट यूजिंग लॉरेंट सीरीज। तो लॉरेंट सीरीज से यूज करके हम उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये कॉन्टूर था, तो इसमें हम टेलर सीरीज और पावर सीरीज का यूज करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई पॉइंट है, जैसे कि ये एक पॉइंट है बीच में, यहाँ पे देखिए ये एक पॉइंट है जिसमें कि आपका फंक्शन वहां पे एनालिटिक नहीं है, तो क्या करना है, लॉरेंट सीरीज में इसको एक कॉन्टूर बना के उस पॉइंट को ही इस कॉन्टूर से बाहर निकाल देना है। ऐसा करने पे हम क्या करेंगे, लॉरेंट सीरीज का अप्लाई करेंगे। सो एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक, देन वी कैन एक्सपैंड इट यूजिंग द लॉरेंट सीरीज। ये हो गया आपका। अब लॉरेंट सीरीज का फॉर्मूला देख लीजिए। आई होप मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, फास्ट लग रहा है, तो आप प्लीज इसको एक नीचे करके, नॉर्मल वाला जो स्पीड होता है उससे नीचे करके 0.5 पे देख सकते हैं। ठीक है, फास्ट कर पढ़ाने का मेरा रीजन है क्योंकि टाइम कम है और फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा है, तो चीजें को मैनेज करने में भी दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा स्लो कर देती हूँ यहाँ से। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, दिस इज सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 बी एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर माइनस एन। तो ये जो आपका पार्ट है ये आपका प्रिंसिपल पार्ट है। तो प्रिंसिपल पार्ट में ए एन का क्या वैल्यू है, देखिए ये तो आपका प्रिंसिपल पार्ट हो गया। आगे चल के आपको इसका काफी यूज पड़ने वाला है, तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। लॉरेंट सीरीज, ये लॉरेंट सीरीज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज आप याद रखिए, आगे इसका यूज पड़ेगा। सो यहाँ पे ए एन का वैल्यू कितना है, ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट एन प्लस 1 डी जेड। ये आपका ए एन का वैल्यू हो गया, ये बी एन का वैल्यू हो गया 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट माइनस एन प्लस 1 डी जेड। ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी फंक्शन इस तरह का दिया गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा सीरीज अप्लाई करना है इसको सॉल्व करने के लिए, कि यहाँ पे टेलर सीरीज होगा कि लॉरेंट सीरीज होगा या फिर आप पावर सीरीज क्या अप्लाई करिएगा उसको फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए एक चीजें, कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो आपको याद रखना है इस टाइप का इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि एफ ऑफ जेड आपको यहाँ पे दिया गया है, मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z-1 z-2। तो पार्शियल डिफरेंशिएट करने पे ये आपका 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है। पार्शियल डिफरेंशिएट करने पे ये इसके इक्वल आता है। ओके, ये हो जाएगा 1-z-2 माइनस 1/z-2। अगर आपको ये कंडीशन गिवन है कि आपका z का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो आप क्या करिएगा, उसके बाद आपको गिवन है कि 1 से 2 के बीच में है और उसके बाद आपको बोला गया है कि वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 है और वैल्यू आपका 1 है। कुछ इस तरह का क्वेश्चंस में आपको अगर गिवन होगा तो आपको क्या करना है वो अब देखते हैं। चलिए देखिए, स्टेप 1, टेक एनी नंबर बिटवीन 0 से 1 तक। जैसे कि ये कंडीशन मैं यहाँ पे ले रही हूँ, तो यहाँ पे इसमें इस जो रेंज है उसके बीच में आप कोई एक वैल्यू ले लीजिए। जैसे कि स्टेप 2 में इफ रिजल्ट इज नेगेटिव देन कांस्टेंट को बाहर निकालना है विद साइन। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या पुट करिएगा, यहाँ पे 1 तक ही करना है, तो यहाँ पे 1/2 पुट करिए। z का वैल्यू अगर आप 1/2 पुट करिएगा तो क्या होगा, 1/2 माइनस 2, ये क्या हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ये 4, तो ये कितना आ गया, -3/4 आ गया। तो ये नेगेटिव आ गया है, तो नेगेटिव साइन अगर आपको इसमें आएगा तो आप कहिएगा इफ रिजल्ट इज नेगेटिव देन कांस्टेंट को बाहर निकालना है विद साइन। ये जो है कांस्टेंट -2 जो है इसको बाहर निकालिएगा साइन के साथ। उसके बाद इफ रिजल्ट इज पॉजिटिव तो z को बाहर निकालना है विद साइन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने क्या बताया था, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस यहाँ पे प्लस 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 होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे करते करते इस टाइप का एक्सपेंशन आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये,
तो इसका अगर मैं एक्सपेंशन करना चाह रही हूँ तो सिर्फ इसका ये आप खुद से करके देखना, ठीक है। तो इसका क्या होगा, देखिए 1 - z - 2 अगर है तो यहाँ पे अगर आप 1/2 पुट करें, जैसे कि रेंज आपको 0 से 1 तक गिवन है तो 1/2 पुट कर रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, -3/4 मिल रहा है। तो इफ रिजल्ट इज नेगेटिव देन कांस्टेंट को बाहर निकालो विथ साइन। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, -2। इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये कितना होगा, -2, दिस इज 1 - z/2, ठीक है। आई थिंक यही होना चाहिए, 1 - z/2। ये हो गया, ये ऐसे क्यों हो रहा है, हाँ 1 - z/2। अब इसको आप किसके इक्वल लिख सकते हैं, देखिए -1/2 आप ऐसे लिखिए और इसको लिखिए 1 - z/2। आई होप ये क्लियर होगा, फ्रंट में कर देती हूँ। उसके बाद ये क्या पावर आ जाएगा, दिस इज पावर -1। अब इसका एक्सपेंशन करिए, ये कितना हो गया, -1/2 तो यहीं पे रह गया, ये हो जाएगा 1 प्लस nx का वैल्यू कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस होगा, nx का वैल्यू हो गया 1, x का वैल्यू होगा z/2, ये आ गया z/2, प्लस 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 होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद n इंटू n-1 अगर आप करिएगा तो ये कितना होगा, 1, यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा, 1 + 1 2 आएगा, ठीक है। तो ये 2 आएगा, उसके बाद फिर आपका स्क्वायर करना है, 2/2 फैक्टोरियल z/2 का होल स्क्वायर, डॉट 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 इतना ही दूर कर रही हूँ, ये कट गया, ये आ गया 1/-1/2 1 + z/2 प्लस z²/2, आई मीन दिस इज 4, ठीक है। तो इस टाइप का एक्सपेंशन आपको करना है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में गिवन है कि इसका एक्सपेंशन क्या होगा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आपको ये कंडीशन गिवन है मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1 तो आपको z-1 बनाना है, ठीक है। ये हो गया, चलिए अगला देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए सिंगुलैरिटी अब हम देखेंगे, सिंगुलैरिटी क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, क्योंकि यहाँ पे से ही आपको चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। सिंगुलैरिटी क्या होता है, द पॉइंट एट विच f(x) इज नॉट डिफाइंड देन दैट पॉइंट इज नोन एज सिंगुलर पॉइंट। ऐसे पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। कोई भी f(z) आपको गिवन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन है, अगर वो किसी पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। अब टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी देखिए, इसको जूम कर देती हूँ। टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी, सबसे पहले आता है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। इफ एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट एक्स जेड इज इक्वल टू ए बट इट इज एनालिटिक इन नेबरहुड, इफ देयर इज फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स देन इट इज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स हुआ तो हम कह सकते हैं कि वो आपका आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में फर्स्ट नंबर आता है आपका रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, जिसमें कि आपका बी एन जो है, जैसे कि मैंने आपको लॉरेंट सीरीज में बताया है, यहाँ पे देखिए मैंने बोला था कि इसका यूज पढ़ने वाला है। ये टर्म अगर आपका रिमूव हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये आपका रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। ये है आपका रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। इफ बी एन इज इक्वल टू 0 फॉर वैल्यूज ऑफ एन देन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये पार्ट आपका सिर्फ एन वाला पार्ट यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड, तो इसमें 1/z बाहर आ गया और साइन z का अगर आप एक्सपेंशन करिएगा तो यहाँ पे देखिए z जो है वो कैंसिल हो गया। यहाँ पे नीचे में कोई भी टर्म नहीं है, यहाँ पे ये नीचे का टर्म है -n है तो ये टर्म नीचे जाएगा, तो यहाँ पे नीचे में कोई भी टर्म नहीं है तो आप कह सकते हैं कि ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अगला क्या है, अगला देखिए नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी। नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या हो, इफ बी एन इज इक्वल टू 0 फॉर एन इज ग्रेटर देन एम, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू एम बी एन जेड माइनस ए टू द पावर माइनस एन। ये चीज देखनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पे आपको अब पता चलेगा कि पोल्स कैसे निकालते हैं, सिंपल पोल, फर्स्ट ऑर्डर पोल, सेकंड ऑर्डर पोल, यहाँ पे आपको अब देखना है वो चीजें। तो z का जो पावर होगा यहाँ पे z माइनस ए टू द पावर माइनस एन, ये अगर आप नीचे लेके जाओगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये होगा bn अपॉन
z माइनस ए टू द पावर n। यहाँ पे n जो है वो आपका बताएगा कौन से ऑर्डर का पोल है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे 2 है। तो 1 जब अगर होगा तो उसको हम कहेंगे सिंपल पोल, 2 होगा तो हम उसे कहेंगे सेकंड ऑर्डर पोल। 1 होगा तो सिंपल पोल, 2 होगा तो सेकंड ऑर्डर पोल। ठीक है, यहाँ पे आपको पोल्स कैसे निकालना है आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पे लॉरेंट सीरीज जो था इसी का यहाँ पे यूज किया गया है, यहाँ पे यूज किया गया है। ए एन टर्म का आपको नहीं देखना है, बी एन टर्म को देखना है, जिसमें कि आपका नीचे में पावर जो होता है, नीचे में डिनोमिनेटर में जो पावर्स होता है उसको देखना है, वही आपका पोल ऑफ ऑर्डर बताएगा। अगला क्या है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी। एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होता है, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स देन एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अगर प्रिंसिपल पार्ट जो है वो आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स दे रहा है तो ऐसे को हम कहेंगे कि वो एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। जैसे कि बी एन इनफाइनाइट हो गया, यहाँ पे देखिए ये हो गया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर 1/z अगर हम लेते हैं तो ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन करिए। ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, e to the power x is equal to 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial। ये आपका हो गया e to the power x का एक्सपेंशन। तो यहाँ पे 1/z है x के बदले, तो आपको इस तरह का एक्सपेंशन करिएगा तो आप देखिए यहाँ पे z का बहुत सारा वैल्यूज आ रहा है। ऑर्डर्स आप देखिए, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया या सिंपल पोल हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ यहाँ पे टर्म्स आपको मिल रहा है। तो ए एन फाइनाइट होना चाहिए, अगर बी एन इनफाइनाइट है तो हम उसे कहते हैं कि वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। ओके, अब अगला देखिए, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होता है, इट इज नॉट एनालिटिक एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स सिंगुलर पॉइंट्स। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन आपको गिवन है जो कि एनालिटिक नहीं है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, तो हम ऐसे को कहेंगे कि वो आपका नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा सिंगुलैरिटी कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, कहीं पे दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। एनालिटिक अगर नहीं है इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे तो हम कह सकते हैं कि वो आपका नॉन आइसोलेटेड है। और अगर आपका यहाँ पे देखिए आइसोलेटेड क्या था, फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स है, तो हम कहेंगे उसको आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है, ये हो गया, ये देखिए इसका एक्सपेंशन होगा तो z इक्वल टू 0 पे ये सिंपल पोल मिलेगा और z इक्वल टू 2n पाई आयोटा पे ये सिंपल पोल है। यहाँ पे z का वैल्यू 2n पाई आयोटा हो गया और z इक्वल टू 0 हो गया। ओके, उसी तरह आप ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका क्या होगा वैल्यू प्लस आयोटा रूट आयोटा, आई होप यही होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये भी हो गया यहाँ पे कंप्लीट। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ वैल्यूज जो है वो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये वैल्यूज। अगर 4 पावर आपको यहाँ पे दिया गया है 4 पावर, तो आप ये वैल्यूज लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका ये वैल्यू होगा। ओके, अब आता है इंपॉर्टेंट चीज, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन कंटूर, तो z माइनस ए, अगर वहाँ z माइनस ए का कोई टर्म नहीं है वहाँ पे, जैसे कि हर जगह पे एनालिटिक है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, हर जगह एनालिटिक है कॉन्टूर पे भी और उसके अंदर में भी, तो उसका जो आप इंटीग्रेशन करिएगा वो कितना होगा, दिस इज एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0, ये 0 आ जाएगा। If complex function f of z is analytic inside and on contour C, then integration of f of z dz is equal to 0। सब जगह आपका एनालिटिक है तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 हो जाएगा। इफ f of z is analytic but f of z upon z minus a is not analytic, then तो z is equal to a पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, तो ऐसे में हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f of z अपॉन z माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा f ऑफ a। f में हम f जो आपका फंक्शन होगा उसमें z इज इक्वल टू a पुट करेंगे, जो पॉइंट आपको गिवन होगा। फॉर n पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, f ऑफ z अपॉन z माइनस ए n प्लस 1। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे आपको n पॉइंट्स होगा, तो यहाँ पे होगा n प्लस 1 2 पाई आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल f n a। यहाँ पे आपको डेरिवेटिव लेना है, n डेरिवेटिव। तो ये दो फॉर्मूला है यहाँ पे इम्पोर्टेंट।
इसको भी आप देखिए और नोट डाउन करिए। चलिए अब देखते हैं रेसिड्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन का हम रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, वो सारा प्रोसेस इस येलो वाले जो ये देख रहे हैं आप, ये जो नोट है उसमें लिखा गया है, ठीक है। लेट एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू ए, देन इट कैन बी एक्सपेंडेड यूजिंग लॉरेंट सीरीज। तो लॉरेंट सीरीज से हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। लेट बी वन इज द रेसिड्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एट जेड इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू, ये सारा चीजें मैंने आपको लॉरेंट सीरीज में बता दिया है। ओके, अब देखते हैं मेथड टू फाइंड रेसिड्यू। So if z is equal to a is simple pole, z is equal to a अगर simple pole है, then limit z is tends to a, z minus a f of z, इस टाइप से आपको उसको सॉल्व करनी है रेसिड्यू निकालने के लिए। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है if z is equal to a is a pole of order m, then रेसिड्यू। अगर पोल जो है ऑर्डर m का है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, लिमिट z tends to a 1 upon m minus 1 फैक्टोरियल d to the power m माइनस, यानी कि ये आपका डेरिवेटिव है, ठीक है, डेरिवेटिव है, और ये है z माइनस ए टू द पावर m एफ ऑफ z, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे यहाँ पे आपका एक चीज मिसिंग है, जिसमें कि अगर आपको एफ ऑफ जेड गिवन है फाई ऑफ जेड साई प्राइम ऑफ जेड, तो यहाँ पे प्राइम नहीं होगा, ये रेसिड्यू में होता है। इस टाइप का फंक्शन आपको गिवन है वेयर साई ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 एट z इज इक्वल टू ए, जो a पॉइंट आपको गिवन होगा उस पे z साई ऑफ z 0 हो रहा है, देन रेसिड्यू क्या होगा इसका, लिमिट z टेंड्स टू a फाई ऑफ z अपॉन साई प्राइम ऑफ z, ये आपका रेसिड्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज मिसिंग था तो ये मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्या है, रेसिड्यू एट इंफिनिटी, ये आपका आता है, ये जनरली उतना पूछा नहीं जाता है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ये तीन जो फॉर्मूला है, ये तीन फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखेंगे, जैसे कि कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एक्सेप्ट सम फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स, सो एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स को छोड़कर, तो उसमें हम कॉशी रेसिड्यू थ्योरम को अप्लाई करेंगे, जिसमें कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज कॉन्टूर्ड इंटीग्रेशन, यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा समेशन ऑफ रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू आयोटा। तो z इज इक्वल सॉरी जेड आई 2 पाई आयोटा समेशन ऑफ आयोटा रेसिड्यू जेड आई, तो यहाँ पे जेड आई क्या है, सिंगुलर पॉइंट्स इनसाइड कॉन्टूर सी। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए साइन हाइपरबोलिक z का पॉइंट कहाँ कहाँ पे 0 होता है हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक फंक्शन में, z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई आयोटा प्लस माइनस 2 पाई आयोटा डॉट डॉट डॉट, ओके। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। अब देखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर आपको गिवन है, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का फंक्शन आपको इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया है, सो आई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से लेते हैं, देखिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या है, रियल है, रियल इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आर टू आर अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहेंगे, ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, कि ये जो होता है वो हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, ये आपका रियल एक्सिस है। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में अगर ये कॉन्टूर है जैसे कि माइनस आर से आर तक, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा सर्कल नहीं बना रहा है, ये हाफ सर्कल बना रहा है, ठीक है। तो हाफ सर्कल में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर आपको गिवन होगा तो आपको हाफ सर्कल लेना है, यानी कि ऊपर के पार्ट का जो रेसिड्यू होगा वही आपको लेना है, नीचे का पार्ट आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा समेशन ऑफ रेसिड्यू जेड आई और प्लस पाई आयोटा समेशन ऑफ रेसिड्यू एक्स आई प्लस पाई आयोटा एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाले को आप इग्नोर कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं ये आप देखिए। सबसे पहले तो जेड आई इज इक्वल टू सिंगुलर पॉइंट्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस, अगर आपको कुछ इस टाइप का मिल रहा है जैसे कि z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है, तो ये आपका इमेजिनरी पॉइंट्स है, तो ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना है, ये नहीं लगाना है। अगर आपको सिंगुलर पॉइंट्स ऑन रियल एक्सिस, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, कुछ इस तरह से आपको सिंगुलर पॉइंट्स मिल रहा है,
ठीक है। रेसिड्यू फाइंड करने के बाद कुछ इस टाइप का आपको सिंगुलर पॉइंट्स मिलेगा, तो आप यहाँ पे रेसिड्यू का वैल्यू इस टाइप का पुट करिएगा इमेजिनरी सिंगुलर पॉइंट्स के लिए, और ये आपका होगा रियल सिंगुलर पॉइंट्स के लिए, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ये मैंने लिख दिया है कि ये द लेजेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है कौन सा पॉइंट्स आपको मिल रहा है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे आपका z इज इक्वल टू +2 आयोटा हो गया, तो ये आपका अपर जो आपका ये एक्सेस है, ये ऊपर वाले जो फेज है, उसमें आपका z इज इक्वल टू 2 आयोटा आएगा। यहाँ पे z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, या फिर आप -2 भी ले सकते हैं, लेकिन आप दोनों नहीं ले सकते। यहाँ पर -∞ to ∞ है इंटीग्रेशन, तो या तो आप z टेंड्स टू +2 आयोटा या फिर z टेंड्स टू +2, इस टाइप का ही आपको पॉइंट्स लेना है यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इससे रिलेटेड मैंने चीज़ें पढ़ा रखा है, जो आपका प्लेलिस्ट है मैथमेटिकल फिजिक्स वन शॉट का जो प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी है कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और कैसे ये फॉर्मूला को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी जाके वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे समझने में ज़रा से भी दिक्कत हो रही है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ओके। तो ये हो गया आपका यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इंटीग्रल अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है उसका इंटीग्रेशन हम करना चाहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, कॉस थीटा का वैल्यू होता है e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। इसको हम लिख सकते हैं z प्लस 1/z अपॉन 2 कॉस थीटा के बदले, ठीक है। साइन थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, z माइनस 1/z अपॉन 2 आयोटा। तो ये कुछ यहाँ पे जो फॉर्मूलाज है ये मैंने डायरेक्टली लिखवा दिया है। ये क्या होगा, अगर 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेशन दिया गया है डी थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, अगर इस टाइप का फंक्शन आपको दिया गया है और बोल रहा है कि इसका 0 से 2 पाई तक आप इंटीग्रेशन करिए, तो होगा 2 पाई अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका रिसेंट नेट में पूछा गया है, तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दिया है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे a b के बदले 5 4 है, तो कुछ इस तरह से आपको वैल्यूज पुट करना है, 2 पाई अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये आपको पुट कर देना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का अगर आपको फंक्शन गिवन है 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 1 प्लस 2m कॉस थीटा प्लस m स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2m अपॉन 1 माइनस m स्क्वायर, ठीक है। अगर लिमिट 0 से पाई पूछा गया है तो आप उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे 0 से 2 पाई है, यहाँ पे अगर आपको इस केस में 0 से पाई पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आप इस ये जो क्वांटिटी है डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिएगा। हो गया। चलिए यहाँ पे अब कुछ चीजें आप नोट करिए, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। जैसे कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/x² प्लस 1 का ये हो जाएगा पाई, और इसका ये हो जाएगा पाई/2, ठीक है। डायरेक्ट मैंने लिखाया है क्योंकि ये काम आ सकता है, वैसे आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं, इतना याद करने की रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, नहीं याद हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग कॉम्प्लेक्स, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का यूज करते हैं। एफ ऑफ के इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर आयोटा के एक्स डी एक्स, ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अगर आपको गिवन है अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो आप यहाँ पे पुट करिए, ठीक है। यहाँ पे पुट करिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के तरह। यहाँ पे आपको रेसिड्यू निकालना है, फिर पुट करना है, उसके बाद आप देखिएगा तो कुछ इस तरह का आपको मिलेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का भी आप यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं। ये आपका हो गया यहाँ पे, ओके। अगला क्या है, देखिए यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉन्टूर है, जैसे कि ये डायरेक्शन में कॉन्टूर है, तो यहाँ पे 2 पाई आयोटा होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉन्टूर है तो आपका -2 पाई आयोटा होगा। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको कुछ इस टाइप का कॉन्टूर गिवन है, जैसे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो आपको क्या करना है, -2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करना। एंटी क्लॉकवाइज दिया है तो 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, और ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है, तो देख लीजिए, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया, हाँ, यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हुआ। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस इसके बाद वाला जो है वो गेट एग्जाम में नहीं आता है, वो सिलेबस में नहीं है, तो आप उसको गेट एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर करें तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद है प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो प्रोबेबिलिटी से भी बहुत कम क्वेश्चन ही देखा जाता है गेट में, उतना क्वेश्चंस तो देखा नहीं जाता है। तो इसके बाद जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है और जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ नेट के लिए है, ठीक है। तो चलिए वो भी अब आज कंप्लीट कर ही लेते हैं पार्ट 2 में। सो न्यूमेरिकल एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एरर कैलकुलेशन। सो इफ मेजर्ड वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द एग्जैक्ट वैल्यू देन देयर विल बी एरर। देयर कैन बी इंस्ट्रूमेंटल एरर, ह्यूमन एरर, नेचुरल एरर, ठीक है। इस टाइप का एरर हो सकता है। अगर मेजर्ड वैल्यू से एग्जैक्ट वैल्यू आपका डिफर कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ एरर है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? डेल्टा ए आई इज इक्वल टू ए आई माइनस दिस इज मीन वैल्यू। तो यहाँ पे ए आई जो है वो मेजर्ड वैल्यू है और ये मीन वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर इस तरह से निकालते हैं। रिलेटिव एरर आपको निकालना है एवरेज वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन एग्जैक्ट वैल्यू। इस तरह से आप रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट करते जाइएगा, ओके। परसेंटेज एरर कैसे निकालिएगा? कुछ इस तरह का फॉर्मूला से आपको 100% से मल्टीप्लाई करना है यहाँ। सो परसेंटेज एरर में देखिए ये जो है वो आपका यहाँ ये मीन वैल्यू है, ठीक है। नहीं, ये आपका रिलेटिव एरर है। डेल्टा ए बार जो है वो रिलेटिव एरर है, ये आपका मेजर्ड वैल्यू है इनटू 100%। तो परसेंटेज एरर आप कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इस तरह से आपको करना है ए आई माइनस ए मीन वैल्यू, और ये आपका ए आई क्या है? देखिए मेजर्ड वैल्यू है, मीन वैल्यू से माइनस करिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। आरएमएस एरर निकालने के लिए कुछ इस तरह से आपको करना है। राउंड ऑफ एरर निकालने के लिए ऐसे करना है। ट्रंकेशन एरर निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए एरर इन अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में कैसे एरर होता है उसमें क्या करते हैं? देखिए लेट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो डेल्टा एक्स जो एरर होगा वो आपका प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? ये जो ए माइनस बी है, यहाँ एरर में भी हमेशा प्लस होता है क्योंकि एरर एरर कभी माइनस नहीं हो सकता है। सब्ट्रैक्शन में भी एरर आपका यहाँ पे सम होगा, ठीक है, प्लस होगा। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस दिस इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मल्टीप्लीकेशन में देखिए लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू एक्स। डिवीजन में क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों आपका सेम फॉर्मूला होगा, ठीक है। CSIR क्वेश्चन में यहाँ से आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एम अपॉन बी टू द पावर एन, वेयर एम एन कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो कुछ इस तरह से आपका एरर निकल के आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। अब देखिए रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, अब हम पढ़ेंगे बाइसेक्शन मेथड। इसमें क्या होता है? इफ टू इनिशियल पॉइंट्स आर नेगेटिव और पॉजिटिव देन रूट लाइज। तो यहाँ पे कोई इनिशियल पॉइंट्स लेना होता है जिसमें कि पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रूट इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। इफ पॉजिटिव देन 1 क्वाड्रेंट, इफ नेगेटिव देन 4th क्वाड्रेंट। केस 1 में क्या करते हैं? एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू 0 देन x2 इज द रूट ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x। केस 2 में if f of x2 is greater than 0 then f of x naught, f of x2 less than 0, it means root lies between x naught and x2। यहाँ पे मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि समय कम है और यहाँ पे इसको समझना बहुत ही जरूरी है। जल्दी जल्दी में हम लोग इसको डिवीजन कर लेते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला होता है बाइसेक्शन मेथड का, जिसमें कि आप इस तरह से मल्टीप्लाई करिएगा और उसका लेस देन 0 आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपका रूट लाई कर रहा है। बाइसेक्शन मेथड इसी को कहते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रिसेंट पूछा गया है, तो आप उसको इतना ध्यान नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन न्यूटन रैप्सन मेथड जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूटन रैप्सन मेथड क्या है? रूट निकालने के लिए एक्स नॉट इज इक्वल टू इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, x1 कट कर रहा है टारगेट, ठीक है। तो कहाँ पे कट कर रहा है वो आपको लिखना है x1, और x नॉट जो है वो हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या होता है? x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एफ प्राइम एक्स नॉट। यहाँ पे इसका ये फर्स्ट डेरिवेटिव वेयर एफ प्राइम एक्स दिस इज एक्स एन नॉट इज इक्वल टू 1 होता है, ओके। इस तरह से करते करते जाना है आपको। ये कैसे सॉल्व होता है ये मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जो आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का प्लेलिस्ट है, उसमें न्यूटन रैप्सन मेथड को कैसे अप्लाई किया जाता है वो मैंने वहां पे बताया है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको यूज करना है न्यूटन रैप्सन मेथड में रूट्स निकालने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये आपका हो गया न्यूटन रैप्सन मेथड, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ये मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखा जाता है एग्जाम्स में। इंटरपोलेशन होता होगा लेकिन उतना भी नहीं है कि इसको पूरा, इसका फॉर्मूला भी बहुत वास्ट है, तो मैंने तो स्किप किया था वो, इसीलिए मैं ये अभी नहीं बता रही हूँ, ठीक है।
जो एग्जाम में फोकस है वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए ये जो है ट्रेपेजॉइडल और जो आपका सिम्पसन मेथड है वो काफ़ी पूछा जाता है, तो इस पे हम लोग फोकस करते हैं। देखिए numerical integrations, let y1 y2 dot 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 yn are the measured values at x1 x2 dot 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 xn plus 1 if a polynomial fitted through these data then area under the curve represents the numerical integration। ठीक है, तो इस तरह से numerical integration को represent किया जाता है। trapezoidal rule में क्या होता है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है। जैसे कि सिम्पसन 1/3 रूल आपको अप्लाई करना है, तो वो आपको दिया गया होगा। स्ट्रेट लाइन फिट करते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल में, और ये आपका फॉर्मूला होता है टोटल एरिया अंडर द कर्व। ओके, h इज इक्वल टू स्टेप साइज है, n इज द नंबर ऑफ इंटरवल्स। सिम्पसन 1/3 रूल में क्या है, पैराबोलिक कर्व को हम लोग फिट करते हैं थ्रू 2 इंटरवल्स 3 पॉइंट्स, नंबर ऑफ इंटरवल्स इज इक्वल टू इवन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरवल्स जो होता है वो इवन होता है सिम्पसन 1/3 रूल में। यहाँ पे देखिए ये आपका फॉर्मूला है सिम्पसन 1/3 रूल का। सॉरी फॉर दिस इमोजी। ओके, सिम्पसन 3/8 रूल में क्या होता है, क्यूबिक कर्व फिट होता है। क्यूबिक कर्व फिटेड थ्रू 3 इंटरवल्स और नंबर ऑफ इंटीजर्स इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3। तो नंबर ऑफ इंटीजर जो है वो आपका मल्टीपल ऑफ 3 का होगा, और ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला आप एक बार खुद से भी चेक करिएगा, ठीक है, कहीं मैंने पे कुछ गलती तो नहीं किया है। बुक में जो है आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ये तीनों फॉर्मूला काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये गॉस गॉस क्वाड्रेचर में भी नहीं करा रही हूँ। ओके, चलिए ये हो गया। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी। बेसिक्स जो होता है प्रोबेबिलिटी का, आप यहाँ पे डाउट डाउन करिएगा। जैसे कि जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हेड टेल आने पे कितना आता है, फिर आपका जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सीएसआर में जो चीज़ें पूछा जाता है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल है, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो सकता है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स होता है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल होता है, जिसमें कि रोलिंग ए डाइस 1 2 3 4 5 6, ये आ गया आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिस्क्रीट आउटकम्स आपको मिल रहा है। उसी तरह कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में क्या होता है, पार्टिकल मोशन इज चेंजिंग। तो पार्टिकल का मोशन अगर चेंज कर रहा है, सो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ सकता है, जो कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा, इक्वेशन के फॉर्म में होगा। तो हम कह सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। उसमें हम लोग कैसे कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे वो चलिए अब देखते हैं। सो इसको मैं जूम करती हूँ। Discrete probability distribution function. Let x is the random variable with values x1, x2, dot 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 xn with corresponding to probabilities. This is p1, p2, pn. तो अगर डिस्क्रीट गिवन है तो हम कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे, p x1 इज इक्वल टू 1, ये आपका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा। अगर आपको कॉन्टिन्यूअस गिवन होगा, जनरली आपको ये ज़्यादा यूज पड़ेगा। ठीक है, लेट x इज द कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f ऑफ x सच दैट -∞ टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx इज इक्वल टू 1। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए। उसी तरह अगर आप मीन वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं डिस्क्रीट वाले फॉर्म में, तो ये कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला होगा। उसी तरह मीन वैल्यू आप फाइंड करना चाह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला होगा, ये दोनों। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको आप देख लीजिए। उसके बाद क्या है, देखिए डिस्क्रीट में क्या होता है, ये वाला होता है, और कॉन्टिन्यूअस में ये वाला होता है। ओके, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, देखिए सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू नहीं, मैं क्वांटम मैकेनिक्स बोल रही हूँ। दिस इज मीन वैल्यू, एक्स स्क्वायर का मीन वैल्यू माइनस एक्स का मीन वैल्यू का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, इसका जो है वेरिएंस का आप इसको ये कर दीजिएगा, ठीक है, रूट ले लीजिएगा। नोट मीन वैल्यू प्रॉपर्टी, मीन वैल्यू का प्रॉपर्टी क्या क्या है, अगर इसका एक्स प्लस वाई कर रहे हैं तो ये अलग अलग हो जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये भी अलग अलग हो जाएगा, अगर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आपका वेरिएंस जो है वो x प्लस वाई का गिवन है, तो वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी है, ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी का प्रॉपर्टी। अब देखिए ये जो है ये आपका नेट एग्जाम का सिलेबस है, इसको भी मैं समझा देती हूँ। जैसे कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स मॉड का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, वेयर दिस इज मीन वैल्यू एंड सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस। तो कुछ इस तरह से होता है आपका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप एक बार देख लीजिए।
फुल विथ ऑफ एट हाफ मैक्सिमम, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये सब आप नोट डाउन करिए। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कुछ इस तरह से आपको गिवन होगा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको कुछ इस तरह से गिवन होगा। देखिए, इफ रैंडम एक्सपेरिमेंट रिपीटेड एन टाइम्स रैंडम एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा है, दैट इज फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स में रिपीट हो रहा है, देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम, सक्सेस और फेलियर। तो दो ही आउटकम मिलेगा हमें, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। तो ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पे, which is of the binomial distribution function, ठीक है। probability of success of a event will occur r times, तो probability of success of a जो है वो r times occur करने का यहाँ पे अब ये फॉर्मूला है। p is the probability of success, q is the probability of failure and p to the power r times success होने की probability या फिर possibility, ठीक है। यहाँ पे इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, वो भी आप देखिए, ये प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन करिए, ओके। उसके बाद आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इफ द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल फंक्शन इफ नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जो आपका ट्रायल्स है, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसका जो बाइनोमियल फंक्शन में उसका जो लिमिट होगा वो टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो हम उसे कह सकते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वहां पे अप्लाई होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकर्स आर टाइम्स, ये फॉर्मूला आपका वहां पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। e टू द पावर np to the power r upon r factorial where np is equal to finite, np जो है वो फाइनाइट है। ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल f of x is equal to, this is lambda e to the power minus lambda x greater than equal to 0। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया। तो उतना ज़्यादा इस पे प्रोबेबिलिटी में फोकस मत करिएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत ही रेयर जो है वो बनता है। कभी-कभी बहुत जल्दी बन जाता है, कभी-कभी बहुत टाइम ले लेता है समझने में। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए, लेकिन अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ ही आप अटेम्प्ट करिएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए। ओके, ये ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये नीचे वाला हो गया और ये ऊपर वाला हो गया। तो यहाँ पे ये जो आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का जो फॉर्मूलाज था, मैराथन था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने सारा बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत लग रहा है, कहीं पे समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे आ गया है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल जब तक सॉल्व नहीं करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आई होप ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए। तो अगर हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के वीडियो में इतना ही। अगर एनालिटिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो और तो आप प्लीज़ उसको, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो अप्लाई करिए, वो फाइंड करिए और उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही शॉर्ट रिविजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा पूरा जितना भी फॉर्मूलाज है वो उसका रिवीजन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।